हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं न्यूज़पेपर एसेट 11 जुलाई 2022 का। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो श्रीलंका में क्राइसिस हुआ है, सिचुएशन उसको लेके, फार्मर सुसाइड को लेके एक आर्टिकल था, उस पे एक डाटा है, बस उसमें डाटा ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। फिर रिन्यूएबल एनर्जी भी कैसे रेवेन्यू को रिड्यूस करने वाला है फ्यूचर में, उसको देखेंगे। ट्विटर अपना ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट दिया है, उसको देखेंगे। और जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन रखा था, उसका हम लोग आज मॉडल आंसर देखेंगे क्या होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो जो श्रीलंका वाली सिचुएशन थी, उस पे आर्टिकल आपका द हिंदू में भी था और इंडियन एक्सप्रेस में भी था। तो वो तीनों आर्टिकल को एक साथ में मिला के यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है। और जो एग्जाम के हिसाब से जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही हम लोग करके चलेंगे। बाकी और भी काफ़ी सारी कहानी थी। खुद एक जो पर्सन है, जो पार्टिसिपेंट रहा इस टोटल अपराइजिंग में, वो उसका भी एक एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस में, उसकी अपनी भाषा में। तो उससे एग्ज़ाम के फॉर्म में बहुत ज़्यादा हम लोग को कुछ फ़ायदा मिलने नहीं जा रहा है। तो हम लोग जो जो ज़रूरी है उसको करते हैं। तो क्राइसिस इन श्रीलंका। तो जुलाई 9 को इंसिडेंट ये हुआ कि बहुत सारे सिटीजन जो श्रीलंकन थे, वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के घर में घुस गए और उनको बिल्कुल फोर्स कर दिया कि आप अपना ऑफिस छोड़ें। और अभी क्या सिचुएशन है कि उन्होंने अपना अनाउंस कर दिया है कि हम लोग अपने अपने ऑफिस को छोड़ेंगे। और जो वहाँ का पार्लियामेंट है, उसके जो स्पीकर होंगे, यापा अबेवार्देना, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में आएंगे और ये फैसिलिटेट कराएंगे कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बने। उसके बाद फिर आगे क्या होना है, इलेक्शन होना है, क्या होना है, उस पर डिपेंड करेगा वो सारा कुछ। तो ये सिचुएशन बना क्यों? क्योंकि पहले ही प्रेसिडेंट जो राजपक्षे जी हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था, क्योंकि ज्यादातर जो एंगर है वो राजपक्षे फैमिली के ही अगेंस्ट में है। लोग मान रहे हैं कि इनकी वजह से ही टोटल क्राइसिस आया है और पूरा फैमिली ही किसी न किसी पोस्ट पे था, 4-5 पोस्ट पे। वहां का प्राइम मिनिस्टर वही, वहां का प्रेसिडेंट राजपक्षे, फिर फिनेंस मिनिस्टर राजपक्षे। तो हर कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट पे राजपक्षे फैमिली ही कब्जा करके बैठी हुई थी। तो पिछली बार अभी जो मार्च अप्रैल के आसपास में जो क्राइसिस हुआ था, उस समय पे उन्होंने बोला था कि वो प्रेसिडेंसी छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने प्रेसिडेंसी नहीं छोड़ी थी। और बहुत सारी सहायता दी गई थी भारत के द्वारा और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क जो कॉमन आदमी है उसके जीवन पे नहीं पड़ा। ना ही फ्यूल प्राइसेस कम हुए, ना ही फूड अवेलेबिलिटी आई। इवन जो इसेंशियल आइटम्स हैं जैसे मिल्क पाउडर, तो ये भी उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तो यही जो गुस्सा था लोगों के मन में, वही जमा होता हुआ और आगे बढ़ के इस रूप में बाहर फूटा। तो अंडरलाइंग काउज को हम लोग देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग लिखेंगे कि श्रीलंका में इस तरीके का क्राइसिस क्यों आया है। तो इस तरीके क्राइसिस आने का जो एक फैक्टर ये है कि वहां का टूरिज्म सेक्टर नीचे चला गया था। वो क्यों चला गया था? क्योंकि ईस्टर अटैक जो 2019 में हुआ था, एक टेररिस्ट अटैक था, जिसकी वजह से वहां पे टूरिज्म सेक्टर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। और उसके बाद फिर आ गया आपका कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया टूरिज्म सेक्टर के नीचे जाने में। और अगला जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने ली, उनकी पॉलिसी में ही गड़बड़ी थी। जैसे फॉर एग्जांपल, अब उन्होंने देखा कि फर्टिलाइजर मंगाने में बहुत ज्यादा इंपोर्ट में बहुत ज्यादा डॉलर हमारा चला जा रहा है। तब कंट्री ने यह डिसाइड किया कि वी विल गो ऑर्गेनिक। तो इस तरीके से सडन ऑर्गेनिक शिफ्ट करना, ये बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक टाइप का फैसला था, जिससे कि काफी ज्यादा विरोध हुआ, लोगों के मन में एंगर और बढ़ा, क्योंकि उतना प्रोडक्शन इससे आ ही नहीं सकता है डायरेक्ट। अगर आप स्विच करते हैं तो धीरे धीरे आप स्विच करेंगे, तब जो है आप उसको मैनेज कर पाएंगे। फिर अगला जो रिड्यूस टैक्स कलेक्शन है, ये भी गवर्नमेंट पॉलिसी की ही वजह से हुआ था। जब राजपक्षे गवर्नमेंट आई थी, तो उस समय पे उन्होंने जो टैक्स कलेक्शन का थ्रेशोल्ड लिमिट है कि इसके आगे आपको टैक्स देना पड़ेगा,
तो वो लिमिट ही ऊपर कर दिया था, जिससे हुआ कि बहुत सारी जो श्रीलंकन पॉपुलेशन थी टैक्स नेट से बाहर आ गई। तो जो बाहर आ गई तो उनका गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन नीचे चला गया, और ये टैक्स नीचे जाना टोटल जो फिजिकल हेल्थ है आपका श्रीलंकन इकोनॉमी का, वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। अब जब ये कंडीशन होगा तो ऑलरेडी वो लोन पे चल रहे थे, उनका लोन आईएमएफ से भी था, चाइना से भी लोन चल रहा है, तो उन पे नॉन पेमेंट वाला सिचुएशन ऑलरेडी था, उस पे ना उन्होंने प्रिंसिपल दिया था ना ही इंटरेस्ट दिया था, तो वो भी अमाउंट बढ़ता चला जा रहा था। तो ये भी एक फैक्टर था। तो इसमें हमारे पास रीजन के तौर पे इतनी चीजें हैं। अब आ जाते हैं, मेन जो रीजन है यही सारा कुछ है, इस रीजन के बेसिस पे हम लोग इस को डील कर सकते हैं। और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये हमारे विसिनिटी में है, हमारे बिल्कुल फॉरेन कंट्री में आता है। तो हमारे जो GS2 है उसमें टॉपिक आता है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो उस टॉपिक के अंतर्गत आपको ये टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है। अगला जो डाटा है, ये डाटा भी द हिंदू में एक आर्टिकल था, वो पंजाब में डिमांड फिर से बढ़ रहा है कि लोन वेवर का दिया जाए, लोन वेवर सभी किसानों को। और इसके सपोर्ट में जो डाटा प्रेजेंट किया गया था वो डाटा ये है कि बिटवीन 2000 से 2018 के बीच में 9,291 फार्मर्स सुसाइड की वजह से फार्मर में मरे हैं, और इनमें से 88% जो सुसाइड केसेस थे वो फार्म रिलेटेड जो उनका कर्जा था उसकी वजह से था। तो इस डेटा को हम लोग काफी जगहों पे यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में फार्मर कंडीशन को लेकर के, तो वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो GS3 में हम लोग बहुत अच्छे से इस डाटा को यूज किया जा सकता है। तो हम लोग खैर चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल हमारा है रिन्यूएबल एनर्जी टू रिड्यूस रेवेन्यू। ये एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट IISD के द्वारा। इनका कहना यह है कि अगर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज इन पर्टिकुलर, वो अगर स्विच करते हैं फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो उसमें बहुत सारा रेवेन्यू जो है अभी जो उनको फॉसिल फ्यूल पे मिल रहा है वो उनको छोड़ना पड़ेगा। फिर इसी का क्वांटम दिया गया है इस आर्टिकल में, काफी सारा फैक्ट एंड फिगर्स है। तो जो इंपॉर्टेंट है जिसको कैरी किया जा सकता है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इसके हिसाब से, इस स्टडी के हिसाब से 2050 तक जो ओवरऑल फॉसिल फ्यूल रेवेन्यू है 5 कंट्रीज को इन्होंने लिया है, ब्राजील, रसिया, इंडोनेशिया, इंडिया एंड चाइना। इनका जो फॉसिल फ्यूल से जो रेवेन्यू मिलना है, रेवेन्यू इन द सेंस कि उसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन से, वो $570 बिलियन, इतना रेवेन्यू उनको 2050 में मिलने वाला है। और करंट में अगर देखा जाए तो करंट में जो रसिया को रेवेन्यू मिल रहा है फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन और कंजम्पशन से, वो टोटल 34% ऑफ रेवेन्यू उनका इसी से आ रहा है, फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन और कंजम्पशन से। इंडिया में यही परसेंटेज जो है 18% है, टोटल रेवेन्यू का 18% इनको फॉसिल फ्यूल पे टैक्स और ये चीजों से मिल रहा है। इंडोनेशिया में 16% है, ब्राजील में 8% है, साउथ अफ्रीका 6% है। तो इसको आप चाहे तो टेबुलर फॉर्मेट में दिखा सकते हैं या फिर चाहे तो ग्राफ फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, जो भी आपको ज्यादा इजी लगे कॉपी करना वो उसको करें। और अगर आंसर आता है कहीं पे कि हम लोग फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करते हैं, तो इसमें एक जो प्रॉब्लम है वो ये भी हम लोग दिखा सकते हैं कि रेवेन्यू लॉस टू दी गवर्नमेंट, उस पॉइंट के अंदर में हम लोग ये डाटा डाल के आगे दिखा सकते हैं। फिर एक आर्टिकल आपका द हिंदू में था कि ट्विटर पिटीशन ऑन सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट। इस वाले आर्टिकल को हम लोगों ने अभी 1-2 दिन पहले ही ट्विटर लॉ सूट, ये हेडिंग के अंतर्गत में इंडियन एक्सप्रेस में आया था, उसमें हम लोगों ने कवर किया था कि ट्विटर ने कर्नाटका हाईकोर्ट है वहां पे केस किया है कि जो गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन दे रही है कंटेंट को रोकने का, और उसके लिए जो आधार बना रही है 69A ऑफ द IT एक्ट का, तो 69A एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ट्विटर बोलता है कि ये जो डायरेक्शन दिया गया है वो 69A से कंप्लाई नहीं कर रहा है, उसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल आर्बिट्ररी है। गवर्नमेंट सेक्शन 69A का जो प्रोविजन है उसको फॉलो ना करते हुए अपने ही मर्जी से डिस्प्रोपोर्शनेट लेवल पे उनको कंटेंट को रोकने के लिए बोल रही है। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये बोल रही है
कि आपको जो है 69A में हम लोग को पावर दिया गया है ये चीज को, कंटेंट को रोकने का, उसका ग्राउंड भी है, उसी ग्राउंड पे ये कंप्लाई कर रहा है। और अगर कंप्लायंस नहीं दिखाया जाता है तो जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को दिया गया है फैसिलिटी सेफ हार्बर प्रोविजन का, सेफ हार्बर भी हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था, तो उस प्रोविजन के अंतर्गत में जो प्रोटेक्शन दिया गया है वो प्रोटेक्शन ट्विटर से छीन लिया जाएगा। तो इसमें भी वही बात थी, कुछ नया नहीं था, तो सिर्फ मैंने इमेज यहां पे डाला है। इसके अंदर जो बात है वो सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक और न्यूज है, ये भी ट्विटर से ही रिलेटेड न्यूज है। ट्विटर अपने ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को लेके आया है, इसमें कुछ कुछ फैक्ट फिगर एंड डाटा थे। तो उस डाटा के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि क्या है। इसके हिसाब से जो इंडिया में ट्विटर को रिक्वेस्ट किया गया है बाय द गवर्नमेंट एंड और द कोर्ट्स, गवर्नमेंट टोटल यहां पे इसने कवर किया है, सेंटर और स्टेट सबको। और तो ये कवर करते हुए ये दिखाता है कि 2014 में इनको 20 रिक्वेस्ट आया था और 2020 में 9693 इतना ये गया था ब्लॉक करने का, कंटेंट को ब्लॉक करने का रिक्वेस्ट। और तो ये जो जंप है करीब करीब 48,000% का है। इसी का डाटा ग्लोबल लेवल पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो ग्लोबल लेवल पे भी जो 2014 में 1228 था, 2020 में 80744 है। इससे रिलेटेड एक डाटा हम लोगों ने कल देखा था, वो उस डाटा में क्या था कि गवर्नमेंट की साइड से जो रिक्वेस्ट किया गया वो 471 रिक्वेस्ट किया गया। ये गवर्नमेंट के साइड से डाटा हम लोग को मिला कहां था से, ये मिला था हम लोगों को लोकसभा में, यही रिप्लाई दिया गया था इस क्वेश्चन के संदर्भ में कि कितना कंटेंट रोका गया है ट्विटर पे बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर। तो उसमें दिया गया था कि 2014 में 471 डाटा रोका गया था, जबकि यही जो है और 2020 में ये 9,849। तो यहां पे परसेंटेज इंक्रीज जो है 1991, इतना परसेंट का इंक्रीज कंटेंट को ब्लॉक करने के ऑर्डर में हुआ है। तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर कुछ भी, अगर ट्विटर या किसी सोशल मीडिया पे उसको वॉइस को कर्टेल करने वाली बात होगी, उस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में इस डाटा को यूज किया जा सकता है। तो जो आर्टिकल थे आज के इंपॉर्टेंट वो इतने ही थे। हम लोगों ने जो कल क्वेश्चन देखा था कि एमएसएमईज जो हैं आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टिल दे हैव नॉट बीन एबल टू रीच देयर एक्चुअल पोटेंशियल लेवल ड्यू टू वेरियस रीजंस डिस्कस। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो पार्ट आ जाता है क्वेश्चन में, आपको जो आंसर होगा उसका इंट्रोडक्शन दोगे आप। तो इंट्रोडक्शन आप कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे आप व्हाट, उसका डेफिनेशन के बारे में कर दें कि ये क्या होता है, व्हाट इट इज। फिर अगला क्या है, अगला ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, इसको हम अपना इंट्रोडक्शन बना दें कि इस क्वेश्चन के पूछने का करंट में कोई इवेंट हुआ या कुछ वैसी घटना घटी जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको हम लोग कर दें। या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्ट या कुछ इस तरीके का है, आपको पता है कि किसी अमुक व्यक्ति के द्वारा ये कोट बोला गया है, तो आप उसको भी कोट कर सकते हैं कि इनके द्वारा ये बात बोली गई है और ये चीजें हैं। तो ये हमारा वे ऑफ इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो हम लोगों ने जो इस क्वेश्चन में यूज किया है इंट्रोडक्शन के लिए, वो इसका जो डेफिनेशन है उसको यूज किया है। तो हम लोगों ने लिखा यह है कि एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के तहत में जो इनको डिफाइन किया गया है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में, उसका आधार डेफिनेशन का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर है। और इसको जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर है, इसको हम लोगों ने एक टेबल बना के दिखा दिया है कि माइक्रो अगर इंडस्ट्री है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक होना चाहिए, टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। स्मॉल के लिए यही 10 करोड़ और 50 करोड़ है, जबकि मीडियम के लिए यही डाटा जो है 50 करोड़ और 250 करोड़ है। तो ये डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे एज ए इंट्रोडक्शन यूज कर लेंगे और हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे जो क्वेश्चन है उसके अंदर में। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो ये है कि बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के रोल में काम कर रहा है एमएसएमई। तो बैकबोन कैसे है उसको हम लोग इमेज फॉर्मेट में दिखा सकते हैं आंसर में, इसी तरीके से जैसे बनाया गया है, या फिर किसी और भी तरीके से जो आपको अच्छा लगे। लेकिन यूजिंग द डायग्राम्स मेक्स द आंसर मोर इंटरैक्टिव, तो ये यूज करना चाहिए।
तो हम लोगों ने एमएसएमई में देख लेंगे कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ये 29 to 30% है, एम्प्लॉयमेंट मोर देन 11 करोड़ पीपल, एक्सपोर्ट में जो शेयर है 45 से 50% का एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर आ जाते हैं हम लोग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट रीचिंग एक्चुअल पोटेंशियल। जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था वो कि किस किस वजहों से ये अपना एक्चुअल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच रहा है। तो सबसे पहला जो हम लोग फैक्टर लेके चल रहे हैं वो है फिनेंस का। फिनेंस में जो हम लोगों ने कल आर्टिकल देखा था उसमें जो जो बातें दी गई हैं उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। इवन उसको हम लोग अगर बॉक्स में करके इंफॉर्मेशन को देते हैं तो काफी अच्छा इंपैक्ट वो छोड़ेगा। तो वही डेटा जो हम लोगों ने कल दिया था कि जो पेमेंट में डिले होता है बायर के साइड से, उसकी वजह से 2020-21 में करीब करीब 6.3 से 10.7 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को डिले हुआ। उसमें एवरेज डेज ऑफ डिले भी था, उसको भी चाहे तो हम लोग डाल सकते हैं कि माइक्रो लेवल पे 194 डेज का, स्मॉल लेवल पे 68 डेज का और मीडियम लेवल पे 46 डेज का डिले ऑन एन एवरेज देखने को मिलता है। तो इस डाटा को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, उसको दिखाना है एग्जामिनर से, उस चीज को हम लोग को पढ़वाना है कि ये डाटा है। तो ये फाइनेंसिंग में एक दिक्कत ये हो गई। दूसरी दिक्कत कि उनको जो क्रेडिट मिलता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इनफॉर्मल क्रेडिट मिलता है, इनफॉर्मल सेक्टर से, मतलब आउटसाइड बैंकिंग चैनल। तो उस पे जो इनको लोन मिलता है वो बहुत ही महंगे रेट पे मिलता है, बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। फिर अगला जो प्रॉब्लम है वो रेगुलेटरी बर्डन। तो रेगुलेटरी बर्डन के तौर पे क्या है कि इनको टैक्स कंप्लायंस दिखाना होगा, जीएसटी फाइल करना है, सब कुछ करना है, तो उसमें इनको काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। जो रूल्स हैं, जो लेबर कोड हैं, जो टैक्स रूल्स हैं, उनसे कंप्लाई करने में, तो वो कंप्लायंस बर्डन काफी ज्यादा है। फिर अगला क्या है, टेक यूज एंड इनोवेशन। तो आप जो आंसर लिखेंगे, आप इसका सब हेडिंग होगा, इसके अंदर में इलेबोरेशन आपको 1 लाइन 2 लाइन जो है वो डालना है। अगर उसके रिलेटेड आपके पास कोई फैक्ट फिगर या डाटा है तो उसको डालना है, सिर्फ पॉइंट देके नहीं चलना है। पॉइंट ये मैंने इंडिकेटिव दिया है, आपका सब हेडिंग है, उसके अंदर में आप बात लिखेंगे। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो टेक यूज एंड इनोवेशन। उसमें भी हम लोग देखते हैं कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उसी पे काम करते जा रहे हैं और उस पे अपडेट नहीं करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी नीचे जाता है और नया कुछ भी बनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, उस पे आप कोई भी एमएसएमई इन्वेस्ट नहीं कर रही। फिर नया कोई टेक्नोलॉजी आ गया तो उसके रिगार्डिंग में स्किलिंग, उस पे भी कोई खर्चा नहीं है। प्रोडक्टिविटी इनकी कम है। प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? क्योंकि ये छोटे लेवल पे काम करते हैं। वही अगर बड़े लेवल पे काम करेंगे तो इसको हम लोग कंसेप्ट बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। जितने बड़े लेवल पे काम करेंगे उतना ही कम पैसा मेरा खर्च होगा पर यूनिट। तो ये इनको डिसएडवांटेज यहाँ पे होता है। फिर अगला जो डिसएडवांटेज है ये वेरी हाई कंपटीशन, जो आपस में ही बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर में है और ये बहुत ही छोटे मार्जिन पे काम करते हैं, रेजर थिन मार्जिन। ये कीवर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर अगला जो प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू, हमारे कहीं पे भी अगर बिजनेस वाले में देखे तो उनको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है रोड का और बाकी लॉजिस्टिक फैसिलिटीज। तो ये सारी दिक्कतें हैं। 8वां फैक्टर आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। जैसे कोई भी ग्लोबल क्राइसिस इस टाइप का सिचुएशन आ जाता है, जैसे अभी का सिचुएशन अगर हम लोग देख लें, जहां की अभी पैंडेमिक की वजह से टोटल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था, फिर अभी रसिया यूक्रेन वार की वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड है वो प्रभावित हो रहा है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर जो है इसको भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो हर एक पॉइंट में 2 बातें 3 बातें लिखेंगे और जहां पे भी फैक्ट फिगर है उसको फैक्ट फिगर डालने की कोशिश करेंगे हम लोग आंसर में। ये सेकेंड हो गया। अब जो है हम लोग थोड़ा सा दिखा देंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम यहाँ पे किया है इसको ठीक करने के लिए। तो स्टेप्स टेकन में स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज। पहले क्या होता था कि जो गुड्स और जो मैन्युफैक्चरिंग वाले एमएसएमईज थे उनके लिए टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया था वो अलग था, जबकि सर्विस सेक्टर के लिए ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया अलग था। अभी इसको स्ट्रीमलाइन कर लिया है, दोनों ही टाइप के एमएसएमईज के लिए एक ही डेफिनेशन अप्लाई होगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर हम लोग सेम डेफिनेशन दे देते हैं तो ज्यादा एमएसएमईज कवर हो पाएंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठा पाएंगे। उसके अलावा कल हम लोगों ने देखा था समाधान पोर्टल है, टीआरईडीएस है। टीआरईडीएस आपका ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम, उसके तहत में उनको फायदा मिलता है एमएसएमईज को। समाधान आपका कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए है, जबकि टीआरईडीएस आपका डिस्काउंटिंग या फिर फाइनेंसिंग ऑफ एमएसएमईज वो फैसिलिटीज के लिए है। फिर हमारा स्टेप लिया गया कि जेम पोर्टल पे जो परचेजिंग होती है गवर्नमेंट ई मार्केट, तो वो जो परचेजिंग होती है उसमें एमएसएमई सेक्टर को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए
परचेजिंग में, ये ध्यान रखा गया है। फिर जो लोन मिलना है 59 मिनट में लोन का हम लोगों ने देखा है कि 59 मिनट में आप लोन लेके जाएं सारे एप्लीकेशन के साथ, तो ईज ऑफ गेटिंग क्रेडिट वो देखा गया है। फिर कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि UNIDO, यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी तरफ से जो भारत की एमएसएमईज हैं वो 3 डायरेक्शन में सपोर्ट कर रही हैं, डिजिटलाइजेशन में, ग्रीनिंग में और रेजिलियंस में। इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ डाटा फैक्ट फिगर दिया था, तो वो डाटा यहाँ पे यूज किया जा सकता है, डाला जा सकता है। और डाटा जब भी डालेंगे हम लोग ओवर यूज नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है, और जहां पे भी यूज करना है ये इंश्योर करना है कि वो विजिबल हो एग्जामिनर को। फिर अगला जो इसी आंसर में हम लोग करेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या किया जाना चाहिए। तो जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ एमएसएमईज है उस पे ध्यान हो। सबसे पहली बात यह है कि उनको फॉर्मल जो लाइन है उस पे हम लोग लाभ सकें, ताकि उससे जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं और जो बैंकिंग चैनल है उसके थ्रू उनको पैसा मिल सके। फिर जो अगली बात है कि जो टाइमली पेमेंट वाली बात है, जो कल वाले आर्टिकल में पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो वाली बात इस क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं कि जो बायर्स हैं उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स किया जाए, उनको रेगुलेट किया जाए कि टाइमली पेमेंट हो सके एमएसएमईज को। फिर अगला हम लोगों ने वहां पे जो प्रॉब्लम है, चैलेंजेज है, वहां पे देखा था कि टेक्नोलॉजी एक बड़ा चैलेंज है, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए इंसेंटिव दिया जाए। और जैसे हमारा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए हम लोग लेके आए हैं PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो यहां पे भी उस चीज को इन्फोर्स किया जाता है, किया जा सकता है अगर चाहे तो। गवर्नमेंट अगर चाहे तो उससे फायदा मिलेगा, एमएसएमईज ज्यादा इसकी तरफ बढ़ेंगी, सो दैट दे इन्वेस्ट इन R&D। इसी तरीके से इसी लाइन पे स्किल अपग्रेडेशन प्लेटफॉर्म भी गवर्नमेंट बना के दे सकती है, जो मार्केट रिलेवेंट जो स्किल है उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए। और एक पॉइंट और ये भी जो है हमारा कल के आर्टिकल से ही मिला था कि एमएसएमईज अगर एसोसिएशन फॉर्म में साथ में आते हैं और तो वो बेटर निगोशिएट कर सकेंगे हर जगह पे, टाइमली पेमेंट के लिए भी, या फिर गवर्नमेंट के साथ भी अगर कुछ बातचीत करनी होगी तो वो कलेक्टिवली बेहतर अपनी बात को रख पाएंगे। तो ये इनका वे फॉरवर्ड हो गया। अब लास्ट में आ जाता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हम लोग हमेशा किसी भी आंसर में इस तरीके का रखेंगे जो कि फ्यूचरिस्टिक नोड पे एंड होता रहे, या फिर कुछ वैसा दिखे बिल्कुल कि ऑप्टिमिस्टिक टाइप का एंडिंग हो, उसका हम लोग का क्या फायदा हो सकता है ऐसा आगे करने से, इस टाइप का एंडिंग अगर होता है तो वो बहुत बेहतर जो है प्रभाव आगे छोड़ता है। तो कंक्लूजन के तौर पे अगर हम लोग देखें तो ये कर सकते हैं कि एमएसएमईज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको अचीव करने में, चाहे वो पॉवर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो हंगर से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्किंग पैटर्न से हो, या फिर आपका ये बोला जाए कि कंजम्पशन अच्छा हो, लाइफ ऑन लैंड ये अच्छा हो, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन उस पे हो, तो ये सारे एसडीजी यहाँ पे कवर होंगे। फिर हमने अभी ये भी टारगेट किया था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं अभी, तो उस टारगेट को भी अचीव करने में एमएसएमईज का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी आपका लगभग 1/3 एमएसएमई से मिल रहा है। फिर एमएसएमई में ये तो हमारा पॉइंट हो गया। इसी तरीके से जो लास्ट में सजेशन है वो भी हम लोगों ने ऑफर कर दिया है कि अगर टाइमली इंटरवेंशन हम लोग प्रोवाइड करें, ताकि जो एमएसएमई जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको अगर दूर किया जाए, तब जो है इसका मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट होगा, जो कि समाज के हर सेक्शन को, हर एरिया को फायदा पहुंचाएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही था। अगला जो क्वेश्चन हम लोग तब डालेंगे जबकि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जो क्वेश्चन फॉर्म में फीचर कर सकता है। अदरवाइज हम लोग ऐसे ही डेटा कलेक्ट कर करके जमा करते जाएंगे, और उस डेटा का ही यूज करके हम लोग आंसर में उसको कैसे इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है, ये आर्ट को हम लोग सीखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था इस इनिशिएटिव के अंतर्गत में। और कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप लोग जो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में हम लोग को बता सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे भी कह सकते हैं, तो उसको हम लोग अगले दिन पे उसको डिस्कस कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। सो आज के आर्टिकल में हमारे पास इतना ही है। और आज के आर्टिकल का अगर नोट्स आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डला है, वहां पे आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। So thank you for watching the video. That's all we have for today.